वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। क्लास 10th साइंस के अंदर अपन चल ही रहे हैं और क्लास 10th साइंस के अंदर जो अपनी क्लासेस चल रही है उसके अंदर वन शॉट कंप्लीट सेशन चल रहे हैं और इस वन शॉट कंप्लीट सेशन के अंदर लगातार अपन ने केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। उसके बाद में बायोलॉजी और बायोलॉजी में आज का ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है। उसके बाद में अपन फिजिक्स पे चलेंगे और आगे एनवायरनमेंट का एक चैप्टर है। कंप्लीट वन शॉट में सारी क्लासें चल रही है। सारी क्लासों का पीडीएफ जो लिखते यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनते हैं वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस 10th के अंदर एनसीईआरटी साइंस इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट मैटर, हिंदी मीडियम का कंप्लीट मैटर, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे एक लिंक दे रखा है साइंस एवरीथिंग ऐप, तो उसको आप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर के थ्रू, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें 10th में इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, हैंड रिटन नोट्स सारी चीज़ें अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मोस्टली काफ़ी चीज़ें भी दे रखी है, तो उसको आप देख करके विजिट भी कर सकते हो कि कैसा कंटेंट अंदर अवेलेबल है। ओके, तो चलते अपन और क्लासों को आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और पिछली क्लासों पे आपका काफ़ी अच्छा एप्रिशिएशन आ रहा है, तो नो डाउट आप भी इनको शेयर करेंगे और लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी किया करो। चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट करे हो, तो इन क्लासों को आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो लेकर के चलता हूँ आपको। आज अपने पास में चैप्टर रहने वाला है हेरिडिटी और डाउनलोड ऐप के अंदर आप जाओगे तो साइंस एवरीथिंग नाम से एक यूट्यूब के ऊपर क्या नाम लिंक में आपको ऐप मिलेगा, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा और उसको इंस्टॉल करोगे तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलनी है। और वन शॉट सारा का सारा रिवीजन सेशन चलेगा और 10th साइंस का ये पूरा इंग्लिश मीडियम का चलने वाला है। हिंदी मीडियम का कंप्लीट जो सेशन है वो आप लोगों को इस चैनल पे भी कुछ मिल जाएगा। बाकी सारा कंप्लीट जो सेशन है, कंप्लीट क्लासेज है, वो सारी आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से जाकर के आप लोग एक्सेस कर सकते हो। आज का जो अपना सेशन है इसमें अपन बात करेंगे चैप्टर हेरिडिटी के ऊपर। हेरिडिटी, हेरिडिटी या फिर जिसको हिंदी में लोग कहते हैं वंशागति, हेरिडिटी। हेरिडिटी एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको मैं सिंपल डिफाइन करूं तो हेरिडिटी या फिर वंशागति के अंदर जो माता पिता के लक्षण हैं, पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर है, वो पेरेंट्स के जेनेटिक कैरेक्टर जब अगली ऑफ स्प्रिंग में, अगली संतानों में, डॉटर में, सन में जब ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर होने की इस प्रोसेस को, है ना, जो इसमें प्रोसेस कंज्यूम होता है, इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के अंदर अपन डिफाइन करते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स को मैं डिफाइन करता हुआ चलूंगा साथ में, और आप लोग भी कोशिश करो अगर साथ में लिख पाओ, नहीं तो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी नोट्स के थ्रू। तो नोट करते हैं, द ट्रांसमिशन of genetic character, the transmission of genetic characters of parents into their offspring, जो पेरेंट्स के जेनेटिक कैरेक्टर है वो जब आगे की ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को, है ना, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स इनटू द ऑफ स्प्रिंग एंड दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज हेरिडिटी। एक तो हेरिडिटी को पूछा जाता है। सेकंड, इसमें एक पॉइंट पूछते हैं जेनेटिक्स क्या होती है। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो एक ब्रांच है जहां पर इस हेरिडिटी का, वेरिएशंस का अपन कंप्लीट कैलकुलेशन या फिर स्टडी करते हैं। तो नोट करते हैं अपन जेनेटिक्स के बारे में भी। सेकंड पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर जेनेटिक्स पूछा जाता है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स को अपन डिफाइन करते हैं कि अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस और हेरिडिटी दोनों के ऊपर जो स्टडी करती है, दोनों के साथ में जो डील करती है, उस साइंस की ब्रांच को अपन हेरिडिटी क्या ना जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक्स को डिफाइन करवाते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with
that deals with heredity and variations, heredity and variations in organism is called genetics. इसको अपन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है ना, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की जगह अपन बायोलॉजी लिखे तो और भी अच्छा रहेगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि वेरिएशंस क्या होते हैं। तो वेरिएशंस का मतलब जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो जब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर और पेरेंट्स के कैरेक्टर में कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है, कुछ न्यू वेरिएशंस उसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो न्यू डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेरिएशंस। तो वेरिएशंस को अपन डिफाइन करते हैं। डिफाइन कराने में अपन लिखते हैं कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इन अ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। अब बात आती है कि ये अक्सर वेरिएशंस क्रिएट क्यों होते हैं। तो वेरिएशन क्रिएट होने का मेन रीजन क्या है। वेरिएशंस है ना, वेरिएशंस क्रिएट क्यों होते हैं, वेरिएशन क्यों क्रिएट होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो वेरिएशन का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स है, इन पेरेंट्स के कैरेक्टर जब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होने पर इनके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है, कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस जो क्रिएट हो जाता है, इनके अंदर क्रिएट हो जाता है डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, इस डिफरेंसेस को अपन वेरिएशंस कहते हैं। अब ये डिफरेंस आते क्यों हैं, इनके पीछे का मेन रीजन आता है डीएनए। जब पेरेंट्स के डीएनए से ऑफ स्प्रिंग में डीएनए ट्रांसफर होता है तो इस डीएनए की स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशंस आ जाती है, डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाती है, और डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज होती है उसके साथ में कुछ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होती है या फिर जीन की स्ट्रक्चर चेंज होती है। तो क्वेश्चन आता है कि ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट क्यों होते हैं। तो अपन नोट करते हैं कि व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म, जब वो निर्मित हो रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ड्यूरिंग दिस द डीएनए एंड जीन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हैव चेंज, थोड़ी सी वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और इसी चेंज होने के कारण ऑफ स्प्रिंग में कुछ नए कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस होने की फिनोमिना को अपन जनरली यहाँ पर वेरिएशंस कहते हैं। ओके, तो ये वेरिएशंस आने के पीछे जो मेन रीजन है वो कहीं कहीं डीएनए है या फिर जीन है या फिर क्रोमोसोम है, इसी के कारण आती है। अब बात आती है कि जब वेरिएशन क्रिएट होते हैं तो इनका कुछ सिग्निफिकेंस होता है ना, कुछ न कुछ इसका इंपॉर्टेंस होगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि इससे जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकती है। जब न्यू कैरेक्टर पैदा होते हैं तो उसमें एडेप्टेशन आ जाता है, किसी में एडेप्टेशन हाई टेम्परेचर के थ्रू आ जाता है, हाई टेम्परेचर पे वो सरवाइव कर सकते हैं। तो सरवाइव कर सकते हैं मतलब वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेंगे, या फिर उनके अंदर डाइवर्सिटी यानी कि किसी भी टाइप में जीवों का जो इवोल्यूशन होता है उस इवोल्यूशन के सीक्वेंस को अपन देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में रहती है। अगला पॉइंट आता है कि क्रोमोसोम होता क्या है ना, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर एक चीज तो तुम लोग याद रखोगे कि इसकी जो डिस्कवरी है, वो सबसे पहले साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर ने की। स्ट्रासबर्गर, ये 1875 की फिनोमिना है। एक पॉइंट आता है कि इस क्रोमोसोम के बारे में नोमेनक्लेचर किसने दिया, नोमेनक्लेचर। तो इसके बारे में नोमेनक्लेचर सबसे पहले साइंटिस्ट वॉल्डियर ने दिया। वॉल्डियर है ना, वॉल्डियर साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में 1888 के अंदर बताया। तो ये वॉल्डियर साइंटिस्ट है, वॉल्डियर, इन्होंने सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर किया, स्ट्रासबर्गर ने इनकी डिस्कवरी की। और इसकी स्ट्रक्चर दिखने में कुछ इस टाइप की रहती है। स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो स्ट्रक्चर रहती है इस टाइप की, स्ट्रक्चर रहती है इस टाइप की। किससे बनाओ, रेड इस पे कैसा दिखेगा, आसमानी कैसा दिखेगा, यस आसमानी बहुत शानदार दिख रहा है।
ये है क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम को देखा जाए, इसके बारे में कुछ और भी अगर थोड़ा सा पूछते हैं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। क्रोमोसोम जो है ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसका फॉर्मेशन डीएनए और प्रोटीन से होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर नोट करते हैं कि इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर formed by DNA and प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से इसका फॉर्मेशन होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होती है। और क्रोमोसोम है, इनके अंदर जीन्स भी होते हैं। तो नोट करते हैं इट कॉन्टेन्स जीन्स, ये जीन को भी रखते हैं। अगला पॉइंट पूछा जाता है कि ये जो पार्टिकुलर सेगमेंट होती है इस क्रोमोसोम के ऊपर, या फिर पार्टिकुलर डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन। तो जीन भी कई बार पूछते हैं, जीन क्या है? तो नोट करते हैं पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। is called gene, a particular segment of DNA that is called gene। ये पॉइंट भी इसके अंदर पूछा जाता है। और यही जीन है जो बॉडी के अंदर स्किन के कलर को, आई के कलर को, हेयर के कलर को, अपनी हाइट को और मोस्ट ऑफ द शेप है या अदर कैरेक्टर है, वो सारे के सारे इसी जीन के थ्रू डिटरमाइन होते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर पूछा जाता है। फिर उसके बाद में बात आती है कि अपनी जो बॉडी है इसके अंदर एक सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी नंबरिंग टोटल 46 रहती है। तो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक सिंगल सेल है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम को अगर देखें तो इस 46 क्रोमोसोम के अंदर 44 जो क्रोमोसोम हैं वो 44 क्रोमोसोम ये बॉडी के अंदर वेजिटेटिव पार्ट जितना है उनको फॉर्म करते हैं। तो इनको कहते हैं ऑटोसोम कहते हैं। ये ऑटोसोम होते हैं। जबकि दो यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे दो का मतलब अगर मेल को कंसीडर करोगे तो मेल के अंदर XY होता है, फीमेल को देखोगे तो फीमेल के अंदर X क्रोमोसोम होता है। तो ये दो जो क्रोमोसोम होते हैं उसको अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो मेल और फीमेल के रेस्पेक्ट में ये बातें रहती है। मेल के अंदर होती है XY और फीमेल में होते हैं XX, और ये दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम और इधर की तरफ होते हैं ऑटोसोम्स। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पॉइंट पाए जाते हैं। मेल के अंदर जो XY क्रोमोसोम हैं ये स्पर्म के अंदर होते हैं और इस स्पर्म को अपन मेल गैमेट कहते हैं। मेल गैमेट कहते हैं, तो इसको मेल गैमेट कहते हैं। एक्स जो है ये फीमेल के अंदर होते हैं और फीमेल के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं एग में, और इस एग को अपन फीमेल गैमेट कहते हैं। जो ओवम होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इनके बारे में कुछ अपन ने पिछली जो क्लास थी ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता था, उसको भी अपन ने देखा था, कंप्लीट हो चुका था। यस, आगे बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो टोटल 46 होते हैं। 46 में 44 होते हैं ऑटोसोम और 2 क्रोमोसोम है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इतनी बातें होने के बाद में अगला पॉइंट इसी चैप्टर में पूछा जाता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ये पॉइंट भी पूछते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनोटाइप और एक तरफ वर्ड आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दो वर्ड इसमें पूछे जाते हैं। फिनोटाइप को अपन अगर डिफाइन करें क्या होता है फिनोटाइप जीनोटाइप इनके रेस्पेक्ट में देखें तो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कहती है, उसकी हाइट, उसका कलर, उसका कोई भी बाहर का एक्सटर्नल अपीयरेंस है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को अपन डिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, लाइक एज कलर या फिर हाइट
कलर है, हाइट है, या फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर है, पोजीशन ऑफ फ्लावर है, कोई भी प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं तो उसकी हाइट, उसका कलर, उसका पोजीशन, ये सारे के सारे फिनोटाइप होते हैं। अगला पॉइंट आता है जीनोटाइप क्या होती है। तो जीनोटाइप का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में लिखते हैं द इंटरनल genetic constitution, the internal genetic constitution of an organism is called genotype। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। एग्जाम्पल का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल कितनी है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, ये तो आपको पता है कि उसमें 46 है, बट हो सकता है 45 हो या फिर 47 हो। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेल, इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा का सारा उसका जीनोटाइप होता है। कोई किसी में ड्वार्फ के कैरेक्टर होते हैं, ड्वार्फ बोना, और किसी में गाइगेंटिज्म, बहुत भारी भरकम मोटा सा होता है। तो ये सारे के सारे उसके जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। तो जीनोटाइप मतलब इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर चलती है। एक मोबाइल नंबर है, मैंने हाथ पे लिखे थे, क्या पता मिट जाए तो वापस मैंने उसको कवर कर लिया। यस, तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप की स्ट्रक्चर है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है मेंडल जी के बारे में। मेंडल जी ने किस किस टाइप से प्लांट्स के ऊपर अपना वर्क किया, तो बात करते हैं नेक्स्ट में मेंडलिज्म के ऊपर। मेंडलिज्म की अगर कंप्लीट में बात करूं तो साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगोर जोहान मेंडल। ग्रेगोर जोहान मेंडल। इन ग्रेगोर जोहान मेंडल जी का जो बर्थ है, इनका जो जन्म है वो हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के अंदर वियना इसकी कैपिटल रहती है। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, 1822 को, 1822 को इनका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया के अंदर। और इन्होंने अपना जो वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क है, वो मटर के पौधे के ऊपर स्टार्ट किया, पीच मटर पौधे के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नाम ध्यान रखोगे, इसका नाम होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम कहते हैं। तो पाइसम सैटाइवम के ऊपर इन्होंने अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए, मटर के पौधे के ऊपर, और इन्होंने वर्क स्टार्ट किया। वो टाइम पीरियड था 1856 टू 1863। तो इन्होंने अपना वर्क इस पे स्टार्ट किया, है ना। और वर्क जब स्टार्ट किया 1856 से 1863 तक, तो 7 वर्षों के दौरान इन्होंने कंप्लीट जो प्रैक्टिकल किए, वो कंप्लीट प्रैक्टिकल जो है उसी को अपन मेंडलिज्म कहते हैं। कि यहाँ पर नोट करते हैं कि द लॉज दैट वाज गिवन बाय मेंडल ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ऑन प्लांट ऑफ पी। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रैक्टिकल करके जो भी थियोरी इन्होंने प्रोस्पेक्ट की, जो भी दी, तो उन सारी थियोरीज को अपन मिला करके मेंडलिज्म कहते हैं। और थियोरीज के अंदर इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए, तो उसके अंदर टोटल 3 प्रिंसिपल आप लोग देखोगे। प्रिंसिपल तो 3 प्रिंसिपल इनके मेन रहते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान रखोगे, तीनों नाम सीधे पूछे जाते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक तो ये पॉइंट रहता है। सेकंड जो पॉइंट इसमें रहता है प्रिंसिपल के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद में, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेकंड पॉइंट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल के द्वारा टोटल 3 प्रिंसिपल दिए गए और इन 3 प्रिंसिपल को ही मिला करके अपन नाम देते हैं लॉ ऑफ मेंडलिज्म। तो लॉ ऑफ मेंडलिज्म में 3 नाम आते हैं। इनका जन्म हुआ था 1882 को ऑस्ट्रिया के अंदर और इनकी डेथ हो गई थी 1884 के अंदर। 1884 7 जुलाई का टाइम था तो इनकी डेथ हो गई थी। तो ये 22 जुलाई 1822 और 6 जनवरी है इनकी डेथ हो गई थी तो 1884 को। तो ये मेंडल के बारे में एक डिस्कवरी रहती है। मेंडल जी ने जब प्रैक्टिकल स्टार्ट किए पौधे के ऊपर, पाइसम सैटाइवम के ऊपर, तो इनके प्रैक्टिकल टोटल 7 वर्षों तक चले थे और 7 वर्षों के ड्यूरेशन में इन्होंने जो प्रैक्टिकल दिए उनको अपन लेकर के चलते हैं। फर्स्ट जो इनका प्रिंसिपल है वो है नाम लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर दिखाते हैं कि जब भी प्लांट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता, थोड़ा सा मैं इसके अंदर कुछ एलिल्स को लेकर के भी चलूंगा। एलिल्स, एलिल क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं उनको तो अपन कहते हैं जीन। जीन क्या है? तो जीन को अपन नोट करते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, कोई भी डीएनए है उस डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको अपन जीन कहते हैं। और जब पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं तो पेयर ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड एलील विच कंट्रोल एनी हाउ टाइप्स एक्टिविटी लाइक एज हाइट, ग्रोथ, कलर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सारे के सारे एलील्स होते हैं। और जब मटर के पौधे के ऊपर, पी के ऊपर, पाइसम सैटाइवम के ऊपर ग्रेगोर जोहान मेंडल साहब ने जब प्रैक्टिकल स्टार्ट किए तो उन्होंने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर प्रैक्टिकल किए, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब प्लांट हाइट में लंबा भी है तो ड्वार्फ भी होगा। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल है तो एक्सियल है तो टर्मिनल कंडीशन में भी होगी। जो फ्लावर है वो पर्पल कलर के अंदर भी है तो व्हाइट कलर भी है, मतलब वॉयलेट कलर के अंदर भी है। या फिर जो सीड है वो रिंकल्ड भी है तो राउंड शेप के अंदर भी है। ऐसे टोटल ऑपोजिट कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने स्टडी की और टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने स्टडी की। और उन 7 कैरेक्टर्स को अपन नाम देते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनके ऊपर इन्होंने स्टडी की। कौन कौन से मैं एक बार लिख लेता हूं। सबसे पहले यस मैं शायद अगली पेज के ऊपर चलता हूं, अगले पेज पे। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर 2 टाइप के कैरेक्टर चलते हैं। एक होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव और डोमिनेंट 2 टाइप के कैरेक्टर चलते हैं। रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपन लेकर के जब चलते हैं तो सबसे पहले बात आती है हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट, ये पौधे की ऊंचाई। दूसरी है पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तीसरा पॉइंट आता है कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। चौथा पॉइंट आता है कलर ऑफ अनराइपेड पोड, जो कच्ची फली है उसका कलर। 5 नंबर पे आता है शेप ऑफ पोड। 6 नंबर पे आता है शेप ऑफ सीड और अगला आता है शेप के बाद में कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। ये कुछ कैरेक्टर है, इनके ऊपर मेंडल का प्रैक्टिकल चल रहा था। तो स्टडी के दौरान ये कैरेक्टर चलते हैं और कैरेक्टर 2 टाइप में चलते हैं। एक तरफ डोमिनेंट कैरेक्टर है और दूसरी तरफ रिसेसिव कैरेक्टर है। इस टाइप में चलते हैं। यस, एक एक को मैं यहाँ डिफाइन करवा रहा हूँ। पौधे की हाइट का कैरेक्टर जब देखा जाता है तो प्लांट की हाइट में 2 टाइप के कैरेक्टर, जो डोमिनेंट और रिसेसिव है। डोमिनेंट के अंदर प्लांट की हाइट काफी लंबी होती है तो उसको कहते हैं लॉन्ग प्लांट। लॉन्ग के लिए अच्छा वर्ड रहता है टॉल।
तो ये टॉल प्लांट रहता है। तो सामने प्लांट रहता है बोना, जिसको अपन कहते हैं ड्वार्फ, तो ड्वार्फ प्लांट होता है और टॉल प्लांट होता है। पोजीशन ऑफ फ्लावर को देखें तो पोजीशन दो टाइप की होती है, एक होती है टर्मिनल और एक होती है एक्सियल। दो पोजीशन इसमें होती है ना। तो एक्सियल और टर्मिनल दो पोजीशन होती है। तो एक्सियल जो पोजीशन है वो इसमें डोमिनेंट होती है। एक्सियल कोई भी फ्लावर है तो दो ब्रांचों के बीच में अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको कहते हैं एक्सियल, और अगर सबसे ऊपर लगा हुआ है तो उसको कहते हैं टर्मिनल। तो इसमें एक्सियल थोड़ी सी डोमिनेंट होती है और टर्मिनल पोजीशन ये इसमें रिसेसिव होती है। थर्ड में है कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर के अंदर दो कैरेक्टर आते हैं, एक आता है वॉयलेट और दूसरा आता है व्हाइट। तो वॉयलेट और व्हाइट दो टाइप के कैरेक्टर है, तो एक है इसमें वॉयलेट और दूसरा इसमें व्हाइट कलर चलता है, वॉयलेट और व्हाइट। तीसरा चौथा इसमें है कलर ऑफ पोड। कलर ऑफ पोड को देखोगे तो वो दो टाइप की है, एक इसमें ग्रीन कलर होता है और दूसरा इसमें येलो कलर होता है। ओके, ग्रीन कलर थोड़ा सा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। शेप ऑफ पोड को देखोगे तो दो टाइप की शेप होती है, एक होती है कंप्लीट राउंड शेप के अंदर या फिर अच्छी फूली हुई, है ना, और दूसरी होती है श्रिंक्ड या फिर रिंकल्ड जिसको कहते हैं। तो दो टाइप की इसमें शेप रहती है शेप के अंदर। एक तो होती है सिकुड़ी हुई जिसको अपन कहते हैं रिंकल्ड शेप, रिंकल्ड उधर की तरफ रहेगा। यहाँ पे होती है इन्फ्लेटेड, हिंदी में बोले तो फूली हुई फली होती है, और सामने होती है रिंकल्ड या फिर सिकुड़ी हुई फली होती है। शेप ऑफ सीड को देखें तो शेप ऑफ सीड के अंदर भी वही रहता है, एक होता है राउंड शेप का और दूसरा होता है रिंकल्ड शेप का रहता है। और लास्ट में है कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में दो कैरेक्टर रहते हैं, एक तो कलर इसका होता है येलो सीड के अंदर और सामने रहता है येलो के बाद में कौन सा रहेगा, ग्रीन कलर रहता है। तो ये टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जिसके ऊपर मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल किए थे। और मेंडल के प्रैक्टिकल जब थे तो टोटल 3 प्रैक्टिकल है जिनको अपन आगे आगे लेकर के चलते हैं, एक एक कैरेक्टर में आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर मेंडल जी कहते हैं कि एक तरफ आपके पास में प्योर टॉल प्लांट है और एक तरफ आपके पास में प्योर ड्वार्फ प्लांट है। प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी। ये तो यहाँ पर एज अ पेरेंट वर्क करते हैं। जब इनसे गैमेट बनते हैं तो गैमेट के अंदर यहाँ से बन जाएगा कैपिटल टी, यहाँ से बन जाएगा स्मॉल टी। फिर इनके जब कैरेक्टर आपस में मैच होते हैं तो इसके अंदर होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो इनसे बनती है F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के अंदर यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों के कैरेक्टर होते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों के कैरेक्टर होते हैं। और इस कैरेक्टर के अंदर हाइब्रिड प्लांट यहाँ से पैदा होता है। हाइब्रिड प्लांट यहाँ से प्रोड्यूस होता है, और हाइब्रिड प्लांट जब प्रोड्यूस होता है तो इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, कैपिटल टी भी है और इसके अंदर स्मॉल टी भी है। कैपिटल टी का मतलब वो प्लांट टॉल है, स्मॉल टी का मतलब वो प्लांट यहाँ पर ड्वार्फ है। तो एक ही सीड के अंदर आप देखोगे या एक ही ऑफ स्प्रिंग में देखोगे तो केवल यहाँ पर लंबे वाले कैरेक्टर है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्मॉल टी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो मेंडल जी बोलते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जब प्योर ड्वार्फ दो प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइंड करना। तो डिफरेंट कैरेक्टर के अंदर टॉल ड्वार्फ को आपस में जब कंबाइन किया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अपन नोट करते हैं कि दोज कैरेक्टर्स विच represent itself in first generation that is called dominant character। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का मामला चलता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब दोज कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट इटसेल्फ, those characters which represent
itself in those represents itself in first filial या first filial लिखते अच्छा वर्ड है, first filial is called dominant character, is called dominant character। तो ऐसे कैरेक्टर जो खुद को फर्स्ट जनरेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उसको अपन डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और वो कैरेक्टर जो फर्स्ट फिलियल में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो उसको अपन रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो ये मेंडल का फर्स्ट लॉ इतना ही था, और फर्स्ट लॉ के अंदर अपन डिफाइन करते हैं कि जब प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फर्स्ट फिलियल में ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस लॉ को अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। आगे अपन सेकंड लॉ पे चलते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये प्योर टॉल प्लांट है, ये प्योर टॉल प्लांट है, ये भी यहाँ पर टॉल प्लांट है, और ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है, ये प्योर और ड्वार्फ प्लांट है। ये एज अ पेरेंट्स वर्क करेंगे, यहाँ से बनेंगे गैमेट कैपिटल टी, यहाँ से बनेंगे गैमेट स्मॉल टी, तो ये गैमेट बनते हैं। गैमेट के बाद में यहाँ से आगे की ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों कैरेक्टर पैदा होते हैं। अगर अपन इस कैपिटल टी यानी F1 का F1 से वापस फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से आगे जब F2 जनरेशन पैदा होती है तो F2 जनरेशन के अंदर जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो वापस खुद को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि F1 के जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस जो यहाँ पर कैरेक्टर्स है इनसे जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट के फॉर्मेशन होने पर हर एक गैमेट अपने को एक दूसरे से सेपरेट रखता है, तो इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन, है ना। तो लॉ ऑफ सेपरेशन कहते हैं। इस लॉ ऑफ सेपरेशन को अपन आगे चलाते हैं तो अपन नोट करते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये अगेन यहाँ पर पेरेंट्स का वर्क करते हैं। इनसे जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट यहाँ पे दो टाइप के कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से भी गैमेट दो टाइप के कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ से जब जनरेशन पैदा होती है तो इस जनरेशन के अंदर सिस्टम चलता है ऐसे, ये है इसमें मेल के कैरेक्टर, ये है फीमेल के कैरेक्टर, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ से जब पौधे आगे पैदा होते हैं तो यहाँ पे दोनों कैरेक्टर कैपिटल टी, मतलब ये पौधा जो है वो सेकंड जनरेशन में जा रहा है, और F2 जनरेशन के अंदर ये कैरेक्टर वापस पैदा हो गया है जो इसके पेरेंट में नहीं था, लेकिन फिर भी वो वापस खुद को रिप्रेजेंट कर देता है, तो इसको अपन लॉ ऑफ सेपरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो तो हो गया टॉल प्लांट, दिखने में टॉल है क्योंकि उसमें कैपिटल टी बैठा है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, मतलब ये ड्वार्फ प्लांट होगा, ये टॉल प्लांट होगा, ये हाइब्रिड टॉल प्लांट होंगे। तो इस टाइप के कुछ कैरेक्टर F2 जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको अपन लॉ ऑफ सेपरेशन कहते हैं। इसके अंदर रेशियो भी पूछा जाता है, तो रेशियो में आप देखोगे दो टाइप के रेशियो होते हैं, एक होता है फिनोटाइप, दूसरा होता है जीनोटाइप। जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, ये प्लांट लंबा है, तो टॉल प्लांट बाहर से दिखने पर 3 है और एक यहाँ पर ड्वार्फ है, तो इसका फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। जबकि जीनोटाइप देखोगे, इसका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, और ये प्योर ड्वार्फ है, तो इसका जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 होगा, 1:2:1 चलने वाला है। तो इसका अपन दोनों टाइप का रेशियो देख लेते हैं, और रेशियो दो टाइप का चलेगा, और दो टाइप के रेशियो के अंदर एक का नाम है फिनोटाइप, और दूसरे का नाम है जीनोटाइप और फिनोटाइप, दो टाइप के इसके रेशियो चलते हैं। और रेशियो के अंदर आप देखोगे तो फिनोटाइप का रेशियो होता है टॉल और ड्वार्फ का, और ये रेशियो होता है 3:1, ये रेशियो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो जीनोटाइप है उस जीनोटाइप के अंदर एक तो चलता है प्योर टॉल, फिर चलता है हाइब्रिड टॉल, और फिर चलता है प्योर ड्वार्फ, ये कैरेक्टर चलते हैं।
प्योर टोल होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 1। तो ये इसमें ऐसे कैरेक्टर चलते हैं और ये मेंडल का जो सेकंड लॉ था, है ना, तो ये मेंडल का सेकंड लॉ यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसमें 1:1 के रेशियो के रेस्पेक्ट में इनको दिखाया जाता है। नो प्रॉब्लम, ये मामला यहाँ पे खत्म हो जाता है। मेंडल का सेकंड लॉ है। मेंडल के सेकंड लॉ के बाद में अगला जो पॉइंट चलता है वो आता है मेंडल के थर्ड लॉ के ऊपर। और मेंडल का जो थर्ड लॉ है उस थर्ड लॉ के नाम को अपन नाम देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा कि मेंडल के जितने भी लॉ है, लॉ ऑफ मेंडलिज्म है या फिर मेंडलिज्म के लॉ है, मेंडलिज्म, इस मेंडलिज्म के अंदर टोटल जो लॉ दिए गए हैं इसके अंदर फर्स्ट लॉ जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, सेकंड को नाम देते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेपरेशन, और मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसके अंदर ध्यान रखोगे मेंडल के जो फर्स्ट और सेकंड दो जो लॉ है ये ओनली मोनोहाइब्रिड पर डिपेंड होते हैं। मोनोहाइब्रिड जिसमें ओनली एक एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी चलती है, लेकिन जो मेंडल का थर्ड लॉ है उसमें एक साथ दो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी चलती है। तो मेंडल का थर्ड लॉ डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड है, लेकिन मेंडल का फर्स्ट और सेकंड दोनों मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड होते हैं। तो ये दोनों डिपेंड है मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पे, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड होते हैं। लेकिन मेंडल का जो सेकंड और थर्ड लॉ है, क्या ना ओनली थर्ड लॉ है, वो डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पे होता है। डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड होता है। तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखोगे, है ना। तो डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पे मेंडल का थर्ड लॉ चलता है और फर्स्ट और सेकंड दोनों मोनो हाइब्रिड पे चलते हैं, थर्ड लॉ डाई हाइब्रिड पे चलता है। यस, अपन मेंडल के थर्ड लॉ पे चलते हैं जिसका नाम है डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं, और डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप लोग जानते हो कि इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। ये ऐसा है जिसमें दो कैरेक्टर की स्टडी होती है, तो इसको डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ये डिपेंड होता है। और इसको मैं लेकर के चलता हूं ऐसे, जैसे यहाँ पे एक सीड है जो कि राउंड है और राउंड के साथ में उसका कलर येलो है। तो सीड है जो कि राउंड शेप के अंदर है और राउंड शेप के साथ में उसका येलो कलर है। दूसरा एक सीड और है जो कि रिंकल्ड है और ग्रीन टाइप का है, तो वो है रिंकल्ड और उसके साथ में ग्रीन शेप का भी है। यस, अब इनको देखोगे तो यहाँ से गैमेट बनेंगे और यहाँ से भी गैमेट बनेंगे और ये दोनों एज अ पेरेंट्स वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखोगे तो इसमें जब गैमेट बनेंगे तो यहाँ से बनेगा आर और वाई दोनों कैपिटल, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों स्मॉल के अंदर बनेंगे। ये यहाँ से हो जाएंगे इनके गैमेट। गैमेट के बाद में जब इन दोनों को अपन फर्टिलाइज करवाते हैं तो आगे F1 जनरेशन आएगी, F1 फिलियल आएगी, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस टाइप के कैरेक्टर यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इस टाइप के कैरेक्टर यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। और प्रोड्यूस होने के बाद में आप लोग देखोगे आगे, तो आगे देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि नेक्स्ट अपन जब F1 का वापस F1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो F1 का F1 से, F1 का मतलब यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका फर्टिलाइजेशन अपन करवा रहे हैं वापस F1 से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से F2 जनरेशन पैदा होती है जिसमें टोटल 16 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, 16 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है ना। तो उसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ से जो गैमेट बनते हैं उसको भी दिखाया जाता है। तो इसको गैमेट को आप लोग बनाओगे ऐसे, कैसे बनाओगे, पहले आर का कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर का स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई तो कैपिटल आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, तो स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, स्मॉल आर का स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई होगा। बस ये चारों सिस्टम थे, आपस में मल्टीप्लाई हो गए और इसमें जीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जीन जब बनते हैं तो टोटल 4 टाइप के जीन बनते हैं, क्या ना, गैमेट बनते हैं। तो इस गैमेट को लेकर के अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट में अपन यहाँ पे देखते हैं कि F1 का F1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। F1 का F1 से मल्टीप्लाई होगा तो आगे F2 जनरेशन पैदा होगी, और जब जनरेशन पैदा होगी तो इसके अंदर अपने को बनाना पड़ेगा एक चेकर बोर्ड, और चेकर बोर्ड को मैं बना देता हूं ऐसे, और इस चेकर बोर्ड के अंदर यहां से इनके कैरेक्टर यहां आ जाएंगे, यहां से इनके कैरेक्टर यहां आ जाएंगे। यस, अब आप देखोगे तो यहां से अपन कैरेक्टर को डालते हैं, ये मेल के कैरेक्टर और ये फीमेल के कैरेक्टर्स। अपन मेल के कैरेक्टर भरेंगे तो कैपिटल टी तो नहीं था अपने पास में, था आर, आर ये था आर, ये आर क्या है सामने वाई है, ये था स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 टाइप के कैरेक्टर है। इधर की तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 कैरेक्टर चलते हैं। अब देखना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, आगे की तरफ थोड़ा देखो कि दिक्कत वैसे ही नहीं आने वाली। यहां से जब आप भरोगे तो ये ऊपर के कैरेक्टर इधर के कैरेक्टर, यानी आप लिखने वाले हो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट। और ये जो प्लांट है दिखने में, ये प्लांट राउंड भी है प्लस उसके साथ में येलो भी है, तो ये प्लांट हो जाएगा राउंड और हो जाएगा येलो, ये इसके कैरेक्टर है। यहां से आप इनको भरोगे तो कैपिटल आर, उधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, ये कैरेक्टर आएंगे। इसमें भरोगे तो इधर से कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई, तो ये भी हो जाएगा राउंड और येलो। फिर भरोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैरेक्टर इसमें भरने वाले अपन। ओके, यस। नेक्स्ट में आप लोग देखोगे यहाँ पे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर, ऊपर कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है। यस, इसको देखो आप लोग, तो इसको देखने पर तुम्हें पता चलेगा, इसको नहीं, इसको भर लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसको भरोगे तो पता चलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और ये जो ऑफ स्प्रिंग है 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे राउंड और येलो है। कैसे पता चला? तो बाहर से देखने से पता चला, तो बाहर से देख के पता लगाते तो उसको अपन कहते हैं फिनोटाइप। और फिनोटाइप के अंदर आप देखोगे तो फिनोटाइप के अंदर फर्स्ट में है राउंड एंड येलो, राउंड और येलो, और राउंड येलो टोटल कितने हो गए? 9 पैदा हो गए हैं यहाँ पर, तो ये 9 हो जाएंगे। उसके बाद इस कैरेक्टर को भरो तो आप लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये 3 कैरेक्टर ही पैदा होंगे ऐसे, और इनमें देखोगे तो ये हो जाएगा राउंड और साथ में है ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये राउंड और ग्रीन, तो ये पैदा होंगे यहाँ पर राउंड और ग्रीन, और इनकी टोटल क्वांटिटी 3 प्लांट्स की रहने वाली है। उसके बाद तुम लोग देखोगे यहाँ पर, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों आर है स्मॉल, दोनों वाई है कैपिटल, मतलब ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो। इधर देखोगे तो ये आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो। इधर देखोगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल क्या ना स्मॉल वाई, तो ये रिंकल्ड येलो। तो नेक्स्ट में थर्ड रहने वाली है रिंकल्ड येलो, और ऐसे प्लांट भी प्रोड्यूस हो गए हैं 3। लास्ट में आप देखोगे, लास्ट जो कैरेक्टर है उसके अंदर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये अगेन यहाँ पे हो गए है रिंकल्ड, और रिंकल्ड के साथ में हो गई है कैसे, रिंकल्ड के साथ में हो गई है येलो नहीं है ग्रीन है, तो यस मैं सही लिख रहा था, ये ग्रीन, ये टोटल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अपन कंप्लीट रेशियो को कैलकुलेट करके लिखते हैं तो रेशियो आता है 9:3:3:1।
तो ये इसमें रहता है फिनोटाइप, जो इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर है उसको अपन ने डिफाइन किए हैं। इंटरनल कैरेक्टर जो इसके रहते हैं उसको अपन फिनोटाइप कहते नहीं है, उसको कहते हैं जीनोटाइप। और जीनोटाइप को तुम लोग सीधा याद रखोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे याद रखोगे 12 24 12 12 1, तो ये हो जाएगा 12 24 12 12 1। तो ये इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, इनको तुम लोग याद करके रखोगे। ओके, खत्म। तो ये मेंडल के लॉ यहाँ पर खत्म हो जाती है। लॉ खत्म होने के बाद अगला जो पॉइंट आता है मेंडल के रेस्पेक्ट में जो पूछते हैं उसमें आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन या सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अच्छा, ह्यूमन से पहले मैं एक चीज आपको और बताऊंगा कि नेचर के अंदर खूब सारे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिसमें सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो आफ्टर बर्थ भी होता है। मानव में ऐसा नहीं होता है, मानव में टाबर पैदा होगा तो पता चलता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन खूब सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते भी है जिसमें आफ्टर बर्थ पता चलता है, जन्म के बाद में पता नहीं, फिक्स बाद में होता है। ऐसे खूब सारे रेप्टाइल्स है जिनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के बेसिस पे उनमें मेल फीमेल का होता है। आपने खूब सारे बर्ड्स को देखा होगा, और भाई साहब बर्ड्स उसके बाद में उसको इंक्यूबेशन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हीट देते हैं, और हीट देने पर जिसको ज्यादा हीट कम हीट तो उसके आधार पर उनका सेक्स डिटरमाइन होता है। तो खूब सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, तो उनमें मोस्टली रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स है या फिर बर्ड्स है, तो इनके अंदर सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बेस्ड प्रोसेस होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट आता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन स्नेल के नाम से जानते हैं, और इवन उसके अंदर तो सेक्स डिटरमाइन होता ही नहीं है। कैसे सेक्स डिटरमाइन नहीं होता, उसका मतलब उसका जो सेक्स है वो चेंज कर सकता है वो। तो स्नेल के रेस्पेक्ट में भी एक पॉइंट आप लोग देखोगे, स्नेल, घोंगा, और स्नेल के अंदर कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो अपना सेक्स को चेंज भी कर सकता है, लिंग को चेंज भी कर सकता है। तो ऐसा तुम लोग एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन चलते हैं। ये फाइल अपने पास में पहले से थी, यस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम। फर्टिलाइजेशन, जिस टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब जिस टाइम स्पर्म और एग दोनों आपस में मिल रहे हैं, मतलब एक तरफ स्पर्म आ रहा है, एक तरफ एग आ रहा है, दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूज होते ही अगर एक्स के साथ में एक्स मिला है तो यहाँ पर डॉटर पैदा होगी, अगर एक्स के साथ में वाई मिला है तो यहाँ पे लड़का सन पैदा होगा। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है, वो होता कब है तो ध्यान रखोगे ये फर्टिलाइजेशन के टाइम हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं कुछ और दिखा देता हूं इसके अंदर कि इनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मेल फीमेल के अंदर, वो क्रोमोसोम बेस्ड पूरा सिस्टम होता है। मेल को आप देखोगे तो मेल के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। एक्स जो होता है वो नॉर्मल शेप साइज का होता है, नॉर्मल शेप और साइज का होता है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा सा बेचारा छोटा होता है, क्या बोलते हैं, ड्वार्फ होता है, या इसको बोलते हैं शॉर्टर इन लेंथ। ये ड्वार्फ होता है और उसके साथ में शॉर्टर इन लेंथ होता है, तो लेंथ में वो छोटा भी होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल शेप साइज का भी होता है। सेकंड थिंग ध्यान रखोगे फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं और बोथ आर नॉर्मल इन शेप एंड साइज, तो ये दोनों ही शेप और साइज के अंदर नॉर्मल भी होती है। अब देखना आगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। सेक्स डिटर्मिनेशन तो यहाँ पे एक तरफ है मेल और एक तरफ है फीमेल, मेल और फीमेल है। इस मेल फीमेल को अपन बेस्ट सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, यस इनको इज्जत तो दो बेचारों को, मेल फीमेल है।
अब मेल फीमेल के अंदर मेल जो होता है उसमें कैरेक्टर होते हैं 44, तो होती है ऑटोसोम प्लस होता है X और होता है Y, ये सेटिंग होती है। फीमेल के अंदर सेटिंग होती है 44 प्लस होता है X और भी होता है इसके अंदर X। खत्म। अब इसके अंदर होता है गैमेट फॉर्मेशन। ये तो है पेरेंट्स, ये तो है कंप्लीट यहाँ पर पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद में इनमें बनेगा गैमेट, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे होगा गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे होगा गैमेट फॉर्मेशन। ध्यान रखोगे गैमेट फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होगा। तो मियोसिस प्रोसेस जब होगा तो यहाँ से 44 हो जाएंगे आधे, तो 22 प्लस हो जाएगा X, और यहाँ पे अगेन हो जाएगा 22 प्लस हो जाएगा Y, यानी कि ये कैरेक्टर यहाँ पे हाफ हाफ हो चुके हैं, आधे आधे हो चुके हैं। यहाँ पे भी ऐसे का ऐसे हाफ हाफ सिस्टम होगा, और हाफ हाफ होने पर यहाँ पर 22 प्लस X आ जाएगा, और यहाँ पे 22 प्लस अगेन X आ जाएगा क्योंकि फीमेल है। अब फीमेल के बाद में यहाँ पे कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से क्रॉस होंगे, तो क्रॉस होने पर ये मेल के कैरेक्टर और ये फीमेल के कैरेक्टर, ओके। ऐसा जब होगा तो ये 22 मिलकर के हो जाएंगे 44 प्लस इसमें X और उधर से भी X क्रोमोसोम आकर के मिल रहे हैं। सेकंड आप देखोगे तो ये मेल के कैरेक्टर और ये फीमेल के कैरेक्टर यहाँ आकर के फर्टिलाइज हो जाएंगे। ऐसा होने पर 44 प्लस मेल का X और उधर फीमेल का भी X दोनों मिल रहे, यहाँ पर डॉटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड में आप देखोगे तो ये फीमेल के कैरेक्टर और ये मेल के कैरेक्टर ऐसा जब मिलेंगे तो यहाँ से 44 प्लस X प्लस Y आ जाएगा, ये X और इधर Y, और X Y होने पर यहाँ पर मेल का फॉर्मेशन होगा, लड़का पैदा होगा। ये फीमेल के कैरेक्टर और ये मेल के कैरेक्टर ऐसा जब होगा तो यहाँ पे अगेन हो जाएगा 44 प्लस X और उसके साथ में Y, ये कंडीशन इनके अंदर आ जाएगी। यस, क्या कर रहा हूं मैं, यस कंडीशन है बिल्कुल एकदम क्लियर, और कंडीशन क्लियर होगी तो यहाँ पर ये पैदा होंगे, यहाँ पर ये पैदा हो जाएगा, यहाँ पर ये पैदा होंगे और यहाँ पर ये पैदा हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे पैदा होगी डॉटर, इधर भी डॉटर, यहाँ पे पैदा होगा सन और यहाँ पे भी पैदा होगा सन। तो लड़के लड़के लड़कियां लड़कियां इस टाइप से यहाँ पे टोटल रिप्रोडक्शन का सिस्टम चलता है। और रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है उसके अंदर तो उसके अंदर सांचेज है कि 50% लड़के पैदा होंगे और 50% यहाँ पर लड़के पैदा होंगे और 50% यहाँ पर डॉटर पैदा होगी। ऐसा फर्स्ट डिलीवरी में अपन लोग प्रीजज कर सकते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी होगी तो 50% चांस है कि डॉटर पैदा होगी, 50% चांस है कि वहाँ पर सन लड़का पैदा होगा। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, ओके। और बाकी कुछ इस चैप्टर के अंदर है नहीं। एक पॉइंट और दे रखा है ब्लड डिटर्मिनेशन का, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन को आप लोग देखोगे तो उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। और इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप का जब डिटर्मिनेशन होता है तो इसके लिए कुछ जीन रहते हैं, वो जीन इस टाइप से रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंप्लीट सिस्टम दिखाता हूँ जीन किस टाइप में रहते हैं। जो जीन रहते हैं तो ए के अंदर जो जीन लिखा जाता है ब्लड के अंदर का जो जीन है ब्लड डिटर्मिनेशन का, वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए और I0 ऐसा रहता है। इसके अंदर IB I0 रहता है, इसके अंदर IA IB रहता है, और इसमें इनका जीन होता है I0 I0। अब एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि एक मेल है जिनका ब्लड ग्रुप ए है और इसकी शादी फीमेल से हो रही है, बेचारे की फीमेल से ही तो होगी और कहाँ होगी, तो इनका ब्लड ग्रुप बी है। इनसे जब बच्चे पैदा होंगे तो पहले तो ये ब्लड ग्रुप है तो इनसे जीन बनाओ, जीन आप बनाओगे तो IA I0, यस, यहाँ से वही IB I0, तो ये पैदा हो रही है। अब पैदा होने के सिस्टम को आप आगे देखो तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि ये मेल के कैरेक्टर और ये फीमेल के कैरेक्टर ऐसा होते ही यहाँ पे आ जाएगा IA IB
बच्चा टाबर पैदा हो रहा है जिसका ब्लड ग्रुप बी AB, टाबर का बाप बेहोश, अरे ये कहां से पैदा हो गया, ना तो मेरा ब्लड मिल रहा है ना फीमेल का ब्लड मिल रहा है। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो ये मेंडल के सामने भी बेचारे एक्सेप्शन थे, जो माँ बाप का नहीं है, कुछ तीसरा ही खून पैदा हो रहा है, तो ये मेंडल का एक्सेप्शन केस है। तो सेकंड आप देखोगे तो सेकंड के अंदर ये है मेल के कैरेक्टर और ये है फीमेल के ब्लड के कैरेक्टर, और ऐसा जब होगा तो यहाँ पे I0, इस बार पापा खुश है क्योंकि उनके जैसा टाबर पैदा हुआ खून के हिसाब से। थर्ड में आप देखोगे तो ये है फीमेल का कैरेक्टर और ये है मेल का कैरेक्टर, और ऐसा जब होगा तो यहाँ से I0 मतलब ब्लड ग्रुप बी, मम्मी खुश है उसके जैसा टाबर पैदा हुआ है। चौथा फैक्टर देखोगे तो ये फीमेल के कैरेक्टर और ये मेल के कैरेक्टर, और यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो I0 मतलब ब्लड ग्रुप 0 का पैदा होगा। तो वहां पे वापस दोनों ही टेंशन में, ये कहां से आ गया। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है जिनका डिटर्मिनेशन होता है, और आप देख लो मेल A, फीमेल B, और 4 टाइप के बच्चे पैदा हो रहे हैं। 4 टाइप के किस रेस्पेक्ट में, तो 4 टाइप के इस रेस्पेक्ट में कि यहाँ से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप A है उसका संचय कि 50% होगा, ब्लड ग्रुप B का संचय कि 50%, 50 नहीं 25, AB का भी संचय है कि वो 25% पैदा होगा, और O का भी संचय है कि वो 25% पैदा होगा। तो इस टाइप के ब्लड ग्रुपिंग के साथ में ये पॉइंट चलता है, और टॉपिक आपका हो चुका है फिनिश। ओके, इस चैनल के ऊपर आप लोग नए हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। क्लासों को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और काफ़ी पुराने टाइम से आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो दिल से आपका शुक्रिया। और अगली थिंग, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये फाइलें आगे पीछे कैसे हो गई है, फाइलें आगे पीछे कैसे हो गई है, अच्छा बर्ड्स का वो सिस्टम इधर चला गया था। ओके, यस, तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे ही जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, और ऐप का नाम है साइंस एवरीथिंग। और इस ऐप के मीडियम से आपको 10th का हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का 10th NCERT और 10th NCERT कंप्लीट आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कुछ क्लासेस रहेगी जिसको आप लोग एज अ डेमो के फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट PDF मिलने वाली है, और PDF के साथ साथ में आपको यहाँ पे कंप्लीट क्लासेज आपको मिलने वाली है। और इंग्लिश मीडियम की तो इंग्लिश मीडियम की तो कंप्लीट मैंने 1 शॉट भी डाल रखे हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और कम टाइम में और बेहतरीन अच्छा कर सकते हो। ओके, और बिल्कुल एकदम नॉमिनल फी के अंदर, बिल्कुल न्यूनतम फीस के अंदर आप देखोगे तो सबसे सस्ता कम टाइम के अंदर जितने बच्चों तक ये कोर्स पहुंच रहा है, तो ये एकमात्र कोर्स है जो साइंस एवरीथिंग के बिहाफ पे मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, है ना। तो काफी सारे बच्चे पर डे इस कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं और खूब सारे बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग भी क्लासों को शेयर करें और कोर्स को जरूर एक्सेस करें। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय।